Hello and welcome again, and we are going to discuss the question related to our geography topics, right? चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन आए हैं आज आप ज्योग्राफी के। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कोरल ट्रायंगल के बारे में दिया गया है, ठीक है। बोल रहे हैं कोरल ट्रायंगल डिफरेंटली न्यूज इंक्लूड वाटर ऑफ विच कंट्रीज, वाटर्स ऑफ विच कंट्रीज। देखिए वाटर्स की जहाँ पे बात की जाए मित्र, तो वहाँ पे वाटर्स का मतलब क्या होता है, ओशंस होता है, राइट। वाटर वाटर्स आप कहो पानी पानिया नहीं, दैट मीन्स की लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर, दैट मीन्स की ओशंस, ठीक है। चलिए बात करते हैं। एक्चुअली ऐसा है कि कोरल ट्रायंगल जो है आपके जितने भी कंट्रीज दिए गए हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, पपुआ न्यू गिनी, न्यू फिलीपींस, तिमोर लेस्टे, सोलोमन आइलैंड, ठीक है, इन सभी कंट्रीज में मतलब कि जितना भी वाटर बॉडी एक्सपैंड है, ठीक है, उन सभी में एक कोरल ट्रायंगल फैला हुआ है। और आप इन 5-6 जो भी कंट्रीज दिए गए हैं, ठीक है, इनका मैप अगर आप देखोगे, इंडिया से सटा हुआ है ऐसे नीचे साउथ वेस्ट में अगर आप देखोगे तो आपको सारे कंट्रीज इंडोनेशिया, फिलीपींस, तिमोर लेस्टे, मलेशिया, पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, सबके सब सारे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बाद में समझ लो कि कोरल ट्रायंगल होता क्या है, ठीक है। कोरल आप सबको पता है कि कोरल क्या होते हैं, ठीक है। आपको पता भी है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ बना है, जो कि कोरल से बना हुआ है। इस कोरल ट्रायंगल में मोर देन 500 स्पीसीज ऑफ द कोरल रीफ्स आर अवेलेबल, ठीक है। कोरल की कम से कम 500 से अधिक प्रजातियां इसमें विद्यमान हैं, और जो कि पैसिफिक और इंडियन ओशन के बीच में यह कोरल ट्रायंगल सिचुएटेड है। और आपको पता है कि जहाँ पे भी कोरल रीफ्स होते हैं वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी या इकोसिस्टम ऑफ मैरीन इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे। दैट मीन्स कि इकोनॉमिकली क्या होता है कि वो एरिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमारा जो एशिया डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, उसने रिपोर्ट किया कि अगर ट्रायंगल की बात करें, जो कोरल ट्रायंगल है, अगर केवल उसी की बात करें, उसकी जीडीपी की बात करें, तो मोर देन 1.2 ट्रिलियन, ठीक है, डॉलर की, अमेरिकन डॉलर की जीडीपी यहाँ से हमें मिल सकती है, ठीक है। इसमें पूछें कौन कौन सी कंट्री के वाटर्स में फैला हुआ है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पपुआ न्यू गिनी, तिमोर लेस्टे, सोलोमन आइलैंड, इस सब जगह फैला हुआ है। तो आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और यही 6 कंट्री हैं भी जहाँ पे कोरल ट्रायंगल आपका स्प्रेड आउट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्या बोल रहा है ये, बोले डंकन पासेज सेपरेट। बोले डंकन पासेज जो है वो किसको किसको सेपरेट करता है, ठीक है। चलो देखते हैं। बैरन आइलैंड फ्रॉम नारकोंडम आइलैंड, हम साइड हो जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आमीन दीवी आइलैंड फ्रॉम मिनिकॉय आइलैंड, लिटिल अंडमान फ्रॉम साउथ अंडमान एंड न्यू मोरे आइलैंड फ्रॉम नॉर्थ अंडमान। अगर हम बात करें यहाँ पे हर एक की बात करें कि कौन किससे अलग होता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बैरन आइलैंड फ्रॉम नारकोंडम आइलैंड, ठीक है, तो इनको ये दोनों क्या हैं, एक तरीके से अंडमान सी में फैले हुए आइलैंड्स हैं। और आपको पता होना चाहिए कि नारकोंडम आइलैंड और बैरन आइलैंड, बैरन जो हमारा द्वीप है ये मतलब कि ओनली 1 एक्टिव वोल्केनो आइलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है। और नारकोंडम जो है ये भी एक आइलैंड है, कहाँ का, हमारे अंडमान सी का आइलैंड है, ठीक है। सेकंड आते हैं अमीनी दीवी आइलैंड फ्रॉम मिनिकॉय आइलैंड। तो मिनिकॉय हमारा लक्षद्वीप का एक आइलैंड है। आपको सबको पता है कि मिनिकॉय कहाँ का है, लक्षद्वीप आइलैंड का एक पार्ट है, और जो कि एक दूसरे से यहाँ से अलग होते हैं 9 डिग्री चैनल से। किससे अलग होते हैं, 9 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। सी है लिटिल अंडमान फ्रॉम साउथ अंडमान। तो लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान, ठीक है, साउथ अंडमान ऐसे ऊपर की तरफ यहाँ से ऐसे साउथ अंडमान के आइलैंड्स हैं, ठीक है, इधर लिटिल अंडमान के आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो पासेज जा रहा है इसी को बोलते हैं डंकन पासेज। क्या बोलते हैं, डंकन पासेज, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है हमारा। और न्यू मोरे आइलैंड फ्रॉम नॉर्थ अंडमान, ठीक है, उत्तर अंडमान से नई जो मोरे आइलैंड है, ये जो हमारा होता है ये 10 डिग्री चैनल से सेपरेट होते हैं, ठीक है। 10 डिग्री चैनल इनको क्या करता है, सेपरेट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, लिटिल अंडमान फ्रॉम द साउथ अंडमान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, ठीक। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, बोल रहे हैं विच अमंग द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर लैप्स ऑफ टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड। कह रहे हैं कि एल्टीट्यूड के साथ साथ टेम्परेचर का गिरना, हाँ, बोल रहे हैं कि इनमें से कौन कौन से रीजन हो सकते हैं टेम्परेचर का गिरना, ठीक। तो आपको पता ही है कि लैटीट्यूड जैसे जैसे बढ़ता है, ठीक है साहब, लैटीट्यूड जैसे जैसे बढ़ता है तो उस तरह से क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो भी डाउन होता जाता है। और यही रीज़न है कि पहाड़ी एरिया में जैसे जैसे पहाड़ों पे लैटीट्यूड बढ़ता जाता है तो आप देखते हो टेम्परेचर कम होता है और बर्फ़ की सतह पे जमा होता है, ठीक। उसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे ऊंचाई के साथ दबाव में कमी,
ठीक, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो हमारा ऊंचाई के साथ जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है ना उसमें प्रेशर कम होता जाता है, ठीक है। और जब प्रेशर कम हो जाएगा तो एडियाबैटिक जो भी हमारा एक्सपेंशन है, ठीक है, वो हवा का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा। एडियाबैटिक क्या होता है कि चेंज ऑफ द टेम्परेचर विद द चेंज इन एल्टीट्यूड ऑफ एन एयर पैरेलल विदाउट गेनिंग और लॉसिंग एनी हेड टू द एनवायरमेंट, ठीक है। तो एनवायरमेंट में किसी भी तरह का क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर है ना, इसमें ना तो लूज होता है, ना तो कोई हीट, ना तो लूज होता है, ना तो गेन करता है हमारे एडियाबैटिक एक्सपेंशन में। और एयर का राइज, यहाँ पे एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ राइजिंग एयर, जो बढ़ती हवा का एडियाबैटिक है, इसका विस्तार हो रहा है, ठीक है। और डिक्रीज ऑफ प्रेशर विद द एल्टीट्यूड, तो ये तो जो ऑप्शन है, ये दोनों रीजन है किस चीज़ के, लैस ऑफ टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड। जैसे जैसे ऊंचाई पर आप बढ़ते जाओगे, एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन होता, कमी डाउन होती चली जाएगी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 2 एंड 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 45 द फॉलोइंग कैन सप्रेस रेनफॉल फ्रॉम द इंडियन मानसून। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान देना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जितने अभी तक टॉपिक्स आए हैं ना, जितने भी क्वेश्चन है, इसमें आपको सबसे प्यारा क्वेश्चन ये देखने मिलेगा। अगर थोड़ा सा भी, अगर आपने कभी पढ़ा होगा क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी, जब क्लाइमेटोलॉजी आप पढ़ते हो तो ला नीना, नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल, ठीक है, जिसको हम एल नीनो भी कहते हैं, क्या कहते हैं साहब, एल नीनो भी कहते हैं, ठीक है, ला नीना और एल नीनो, और एक्टिव फेज ऑफ द मैडन जूलियन ऑसिलेशन, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ला नीना और एल नीनो होते क्या हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब भी, अब ये यहाँ बोल रहा है कि नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल, ठीक है, इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है, इंडियन ओशन हमारा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, पूरा अफ्रीका महाद्वीप के नीचे मेडागास्कर तक इंडियन ओशन, और ऊपर क्या हमारे इंडिया के बॉर्डर लाइन को टच करते हुए, ठीक है। तो जब भी जो हमारा इंडोनेशिया वाला पार्ट है, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा कि वाटर का जो आप कह लो कि क्या बोला जाए, वाटर इन द ईस्टर्न या ओशन वार्मर देन द नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। इंडोनेशिया के पास में जो वाटर है ओशन का, वो नॉर्मल टेम्परेचर से क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और वही टेम्परेचर डाउन कर जाएगा, किधर डाउन कर जाएगा, नीचे अफ्रीका साइड में, ठीक है, या उधर डाउन कर जाएगा। तो आपको पता ही है कि जो एयर का क्या बोलते हैं फ्लो है, वो आपके टेरिटोरियल रीजन ऑफ इंडिया से लेकर के किधर कोस्टल रीजन तक शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब एयर मास उधर से उधर मूव करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि रेनफॉल को क्या करेगी, अल्टर करेगी, अल्टर करेगी, दैट मीन्स की रेनफॉल को अफेक्ट करेगी, रेनफॉल को कम करेगी, ठीक है। और किस तरह की कंडीशन में आएगी, कंडीशन ऑफ ड्रॉट, सूखे की कंडीशन, ड्राई मानसून की कंडीशन, ठीक है, ड्राई मानसून की कंडीशन, ये इस तरह का लाएगी, ठीक है। लानिना क्या होता है, ठीक, हाँ, लानिना क्या होता है पहले ये समझिए। लानिना में हमेशा क्या होता है कि ये एक बहुत ही अच्छी मानसून एसोसिएटेड विद द स्ट्रॉन्ग मानसून एंड अबव एवरेज रेन्स एंड द कोल्डर विंटर। ऑब्वियस सी बात है कि लानिना की कंडीशन में रेनफॉल बहुत इंक्रीज कर जाती है, और इंक्रीज करेगी, बहुत ज़्यादा सितंबर के मंथ में बहुत ज़्यादा बारिश होगी, तो जिससे क्या होगा कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंटर वेदर बनेगा, दैट मीन्स विंटर बहुत ठंडा रहेगा, बहुत कोल्डर रहेगा, राइट। एक्टिव फेज ऑफ द मैडन जूलियन ऑसिलेशन, मैडन जूलियन ऑसिलेशन क्या होता है, कुछ नहीं होता है, इंटर सीजनल वेरिएबिलिटी है, एक नेचुरल फिनोमिना है ये, ठीक है। होता क्या है कि ओवर इंडिया एंड द पैसिफिक रीजन, ठीक, द ईस्टवर्ड प्रोग्रेशन ऑफ द लार्ज रीजन ऑफ बोथ इनहांस्ड एंड द सप्रेस ट्रॉपिकल रेनफॉल। ये क्या करते हैं, ट्रॉपिकल रेनफॉल को सप्रेस करते हैं। और इसकी खोज जो थी रोलैंड मैडन एंड पार्सल जूलियन, इन दोनों ने मिल करके किया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मैडन जूलियन ऑसिलेशन कहते हैं। तो ये ला नीनो और एक्टिव फेज ऑफ द मैडन जूलियन ऑसिलेशन, ये क्या करते हैं, ये दोनों इंक्रीज करते हैं, किसको, रेनफॉल को इंक्रीज करते हैं, रेनफॉल को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है कि ये एक्टिव फेज है, किसका एक्टिव फेज है, मैडन जूलियन ऑसिलेशन का, जो कि रेनफॉल को इंक्रीज कर रहा है। और लानिना भी करता है। तो यहाँ पे अपने पास जो ऑप्शन है, ये बोल रहे हैं कि कौन सप्रेस कर रहा है रेनफॉल को, तो हमारा जो निगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल, जिसको हम एल नीनो कहते हैं, ये हमारा क्या करता है, रेनफॉल को सप्रेस करता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, 2 ओनली, ठीक है। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 बोला, क्वेश्चन नंबर 48 विच अमंग द फॉलोइंग इज आर फाउंड इन द हिमालयन माउंटेन, ठीक। हिमालयन माउंटेन की बात हो रही, कह रहे हैं कहाँ क्या पाया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक। क्या क्या है इसमें, करेवा है, भूर है एंड बरकैंस है, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं। पहली बात तो ये देख लीजिए, करेवा और भूर होते क्या है।
करेवास जो होते हैं, जब भी किसी सेडिमेंट डिपोजिशन होता है, कहाँ पे डिपोजिशन होता है? इन द लेक, ठीक है। और कुछ समय बाद वहाँ से वाटर लेवल क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है, तो वहाँ पे जो लैंड फॉर्म होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? करेवास बोलते हैं। और ये लैंड फॉर्म करते हैं, ये जो होते हैं लैंड फॉर्म, ये एक फर्टाइल लैंड होती है, ठीक है। कैसी होती है? फर्टाइल होगी, ठीक। पाए कहाँ जाते हैं? जम्मू एंड कश्मीर रीजन में, जम्मू एंड कश्मीर हिमालयन रीजन, ठीक है, ओके। भूर्स क्या होते हैं? ये गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में पाए जाते हैं, गंगा यमुना दोआब रीजन, ठीक है, दोआब रीजन, ठीक है। ये कैसे होते हैं? ये ऐसी सॉइल्स होती हैं जो कि ओल्ड बांगर कहलाती है, ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है। ये कैसी होती हैं? ओल्ड एलुवियल सॉइल, लेस फर्टाइल, इनको बोलते हैं बांगर, ठीक है। कैसी होती है? लेस फर्टाइल, क्योंकि बहुत पुरानी हो चुकी है, क्योंकि इसकी फर्टिलिटी कमजोर हो चुकी है, फर्टिलिटी कम हो गई है, तो दीज आर द लेस फर्टाइल। एंड बारकैंस क्या होते हैं? ये किसी भी तरह का आपका ऐसी आप कह सकते हो कि स्थलाकृतियाँ होती हैं, है ना, लैंड फॉर्म्स होती हैं, जो कि किसी वाटर या बॉडी या किसी रिवर से नहीं बनती, किसी लेक से नहीं बनती हैं। बारकैंस एक्चुअली बनती हैं एयर से। ये एयर फॉर्मिंग लैंड मासेस हैं। होता क्या है, जैसे बहुत सारे ऐसे समतल मैदान हो, खास करके जहाँ पे कैसे एकदम सैंडी सॉइल हो, है ना, तो वहाँ पे जब एयर चलती है तो होता क्या है कि जब एयर का बहाव होता है तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं। इधर पूरा ये रहता है, ठीक है, और ये बीच में इतना प्लेस कर जाता है, उठा हुआ होता है, और ये खाली एरिया होता है। ये जो खाली एरिया है इसी को बारकैंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बारकैंस बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं इसमें कि अमंग द फॉलोइंग आर द फाउंड इन द हिमालयन माउंटेन। तो हिमालयन माउंटेन में आपका करेवास हैं जो कि पाए जाते हैं, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली वन, ठीक है। आइए अनदर क्वेश्चन हम मूव करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन नंबर 49, ठीक। 49 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। बोल रहे हैं फॉलोइंग पेयर्स के बारे में बात करिए कि इसमें से कौन कौन से सही हैं और कौन कौन से सही नहीं हैं, ठीक है। आइए थोड़ा छांट लेते हैं इसमें से क्या है कैसे है। कंसीडर फॉलोइंग पेयर्स, बोल रहे हैं मिनरल्स दिए हुए हैं, द प्रोमिनेंट रीजन दिए हुए हैं, मिनरल्स हैं और प्रोमिनेंट रीजन हैं। तो फर्स्ट है माइका, ठीक है, कोडरमा, क्रोमाइट, टुकिंडा वैली, कॉपर, सिंगभूम, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा कोडरमा है, ठीक है, इसका रीजन ऑफ द झारखंड, कहाँ का ये? झारखंड में पाया जाता है। झारखंड का रीजन है कोडरमा, ठीक, जहाँ पे क्या होता है, माइका का स्टोरेज होता है, स्टोरेज ऑफ माइका। और कितना स्टोरेज होता है? आप मान के चलिए कि अगर पूरी कंट्री की बात की जाए तो मोर देन 80% माइका का स्टोरेज इधर ही पाया जाता है हमारा, ठीक। और जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, डीवीसी है, वो यहीं पे डेवलप किया गया है आपके इसी कोडरमा रीजन में, जो कि 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिक जनरेट करता है, ठीक है, 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिक जनरेट करता है। सॉरी, माइका नहीं, यहाँ पे कोल होगा, कोल का करीब इतने % का स्टोरेज पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सबसे पहले कोडरमा झारखंड। सेकंड की बात करते हैं क्रोमाइट, तो सुकिंडा वैली, ठीक है। तो सुकिंडा वैली जो है वो आपका एक जजवार डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ का है ये? उड़ीसा का है, ठीक है। 98% क्रोमाइट का ये स्टोरेज होता है। कितना? 98%। कहाँ पर है ये? उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा का रीजन है, ठीक। फिर बोल रहे हैं कॉपर, सिंहभूम, तांबा, ये भी आपका झारखंड का रीजन है, झारखंड का रीजन है। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यही इसी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है। तो कंसीडर विचार कीजिए निम्नलिखित पर माइका कोडरमा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कौन कौन सा सही है? सेकंड सही है, थर्ड सही है, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, ओके।
लेट्स मूव और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। बोल रहे हैं कि सन स्पॉट्स आर, मतलब सन स्पॉट क्या होते हैं। देखो जब पहली बात तो ये सन स्पॉट बहुत लेट में पता चला हमें कि क्या होता है सन स्पॉट। एक्चुअली जब सन के सरफेस का, आउटर सरफेस का जब हम स्टडी करते हैं तो हम इसमें आउटर सरफेस में बहुत सारे ऐसे काले काले क्या होते हैं, धब्बे, स्पॉट्स दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, जिन्हें सन स्पॉट बोला जाता है। लेकिन एक्चुअली वो काले धब्बे होते क्या हैं, जो सरफेस एरिया उसका जो एक एवरेज टेम्परेचर है ना, उस एवरेज टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर होता है किसका, उस सन स्पॉट्स के, उस ब्लैक वाले धब्बे के, और इसीलिए वो काला कलर का हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो होता है कम होता है। बोल रहे हैं कि ऑप्शन इसमें छाटना है क्या है, माउंटेन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कुछ नहीं, अभी तक पता ही नहीं चला कि पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, इस पर क्यों जाना है ना, आराम से एलिमिनेट हो जाएगा ये ऑप्शन। बी देयर पैचेस विद लेस टेम्परेचर देन द नॉर्मल सरफेस ऑफ द सन, जो मैंने बात किया, ठीक है। आयोनाइज्ड एरिया फाउंड नियर द सोलर सरफेस, नहीं। द मैग्नेटिक स्टॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द सन, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता इन सब बार, लेकिन ये बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज द 51 बोल रहे हैं एक्टिविटीज ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड। बोल रहे हैं कि टेम्परेट ग्रासलैंड जो होता है, क्या बोलते हैं टेम्परेट टू, शीतोष्ण लिखा होगा यहाँ पे, हाँ शीतोष्ण क्षेत्र, क्या लिखना है, शीतोष्ण क्षेत्र के घाट के मैदान की गतिविधियां में कौन ऐसी चीजें शामिल है जिसके अंतर्गत आती है, ठीक, बीट कल्टीवेशन, ऑर्किड फार्मिंग, ये काटना नहीं है, पशुओं का पालना होगा, ठीक है, पशुपालन जिसको बोलते हैं, रैंचिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है, रैंचिंग ऑफ एनिमल्स। देखो जो भी हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं, पहली बात तो ग्रासलैंड ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर मतलब कि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ठीक है, काफ़ी टाइम तक ओवर द ईयर अगर देखें तो काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पे टेम्परेचर कूल होता है, ठीक। कूल होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे बहुत बड़े जो है पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं, छोटी छोटी घास पाई जाती हैं, ठीक, ग्रासलैंड्स में। और ऐसे ग्रासलैंड जो होते हैं वो ग्रेजिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, फेवरेबल होते हैं। दैट मीन्स कि अगर वहाँ पे कैटल्स होते हैं, कैटल्स और ग्रेजिंग के लिए बहुत ही अच्छे सुटेबल ग्रासलैंड होते हैं ये, तो वहाँ पे दैट मीन्स कि हमारा ये सी जो है रैंचिंग ऑफ एनिमल, ये तो बिल्कुल होगा। और आपको पता है कि वीट कल्टीवेशन के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए हमें, टेम्परेट क्लाइमेट चाहिए, ठीक, तो वीट कल्टीवेशन भी वहाँ से अच्छे होगा। हाँ, बाग की खेती की अगर बात करें, ऑर्किड फार्मिंग, तो ऑर्किड फार्मिंग नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पे इतने बड़े बड़े इसमें ट्रीज नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, ट्रीज यहाँ पे नहीं हो पाते बड़े बड़े, ड्यू टू द टेम्परेचर इज वेरी लो, ठीक है, छोटी छोटी घासें होती हैं, तो ये हमारा नहीं होता है। बाकी 1 और 3 जो होता है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द क्वेश्चन नंबर 58। बोल रहे हैं कि विच एमंग द फॉलोइंग पासेस करंट द इंडिया एंड तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ द चाइना, ठीक। तो देखते हैं, बात करते हैं, नाथुला एंड जेलेपला, ये दोनों सिक्किम के पासेस हैं, ठीक है, कहाँ पर है, सिक्किम, जो कि कनेक्ट करते हैं किससे, तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना, किससे, ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना, ठीक है, राइट। और ये जो दिहांग पास है ये हमारा पाया जाता है अरुणाचल में, कहाँ पाया जाता है साहब, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ये कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश को किससे, म्यांमार से, किससे कनेक्ट करता है, म्यांमार से कनेक्ट करता है, राइट। तो हमारे पास ऑप्शन 1 और 2, दैट मीन्स कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन 1 एंड 2, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक। हाँ, कह रहे हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के साथ निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे जुड़े हुए हैं, सडन चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, ठीक है, स्टॉर्म सर्जेस, ओके, कोलिजन ऑफ एयर मासेस, ठीक। देखिए पहली बात तो आप ये समझिए कि जो हमारे ऐसे चक्रवात होते हैं जिनको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, इनको बोला जाता है कि बिल्कुल कैसी होती हैं, ये डिजास्टर्स होती हैं, कैसी होती हैं, डिजास्टर्स, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव होती हैं बहुत ज़्यादा, ये डिस्ट्रक्टिव मतलब कि विंड स्पीड, एवरेज विंड स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर, और ये 250 टू 340 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है इनकी स्पीड, विंड स्पीड, ठीक है। दैट मीन्स कि, और एक चीज़ और, इनका जो डायरेक्शन होता है वो बिल्कुल सडन चेंज होता है, कभी भी बदल सकता है इनका डायरेक्शन, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिए। और अच्छा, डायरेक्शन जब बहुत तेज चेंज होता है उसका रीज़न ये है कि इनके एयर मासेस में आपस में कोलिजन होता है। कोलिजन क्यों होता है, क्योंकि इनका जो वो होता है, बात किया जाए क्या बोलते हैं उसको, नमी की बात की जाए अगर, ठीक है,
तो बहुत ज़्यादा नमी का परिवर्तन होता है इसमें, बहुत लेस इसमें मॉइस्चर होता है, तो जिसकी वजह से क्या होते हैं कि ये एक दूसरे से इनका जो एयर मासेज है उसका कोलिजन होता है, मतलब कि कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास इनका क्या होता है, आपस में टकराव होता है। ठीक, तो ये हवाई जहाज नहीं होगा यहाँ पे, ध्यान रखना, ये हवाई जहाज़ों का टकराव इसमें गलत दिया हुआ है। कोलिजन ऑफ एयर मासेज, एयर मासेज को क्या बोल सकते हैं, मतलब विंड्स होती हैं, हवाएं होती हैं, ठीक है, उनका टकराव होता है, कोलिजन ऑफ एयर मासेज। ठीक है, और स्टॉर्म सर्जेस ऑब्वियस की बात हमने बताया कि ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होती हैं, तो तूफान इसमें होता है। ठीक, और बहुत आप लोगों ने सुना होगा टाइफून, है ना, हरिकेन अमेरिका में बोलते हैं इनको, है ना, तो ये जो ऐसे तूफान होते हैं, ठीक है, साइक्लोन्स होते हैं, ये हमारे कैसे होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं। ठीक, बहुत ही डिजास्टर्स होते हैं, और हीट कोलिजन होता है इनमें, सॉरी डिफरेंस मॉइस्चर और हीट की वजह से इसमें कोलिजन ऑफ एयर मासेस तो ऑब्वियस की बात है होगा ही होगा, और इसी वजह से इनका डायरेक्शन भी सडन चेंज होता है। ठीक, तो इसमें जो तीनों है ना, इसके तीनों कारण तीनों जो दिए गए हैं इसका करेक्टरिस्टिक्स है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट 1, 2 एंड 3। ठीक, आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। अच्छा, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी मैं यहाँ पे ऑप्शन आपको क्लियर कराता हूँ तो प्लीज़ आपको ऑप्शन को जरूर मेंशन करते हुए चलना है, क्योंकि हो सकता है कि जो आपको आंसर की मिले उसमें गलत ऑप्शन दिए रहें। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, हम ही नहीं सारे टीचर्स इसीलिए डिस्कस करते हैं कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो चीज़ आप अपना यहाँ पे क्लियर कर लेना। राइट, चलिए 70 बात करते हैं। कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बोल रहे हैं ऑल 7 स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट शेयर एंड इंटरनेशनल बाउंड्री। अगर ये चीज़ किसी को नहीं पता है ना तो छोड़ दो फिर पढ़ाई लिखाई, क्योंकि बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही बात है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द राजस्थान एंड त्रिपुरा। ठीक है, अगर बात किया जाए तो कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, एमपी, झारखंड, राजस्थान। ठीक है, इन सब जगहों पे क्या आती है हमारी टॉपिक ऑफ कैंसर, क्रॉस करती है, तो राजस्थान त्रिपुरा से भी होकर जाएगी। इंडिया टोटल कोस्टल लाइन स्टेज इज मोर देन द इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री। गलत बात है, कोस्टल लाइन स्टेज जो है करीब 13 किलोमीटर है, और जो हमारी इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर लगभग। ठीक है, ये इतने किलोमीटर तो अगर बात है कि जो लैंड एरिया वो ज़्यादा है और जो कोस्टल स्टेट वो कम है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला और दूसरा सही है, दैट मीन्स की ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक और है, चलो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रिस्पेक्ट टू द लैंड फॉर्म्स। कुछ लैंड फॉर्म्स दिए गए हैं, इनके बारे में बात करना है। सबसे पहला है मियांडर, नॉट मीनांडर। ठीक है, मियांडर है, शिवालिक। ठीक है, बोल रहे हैं कि ये लैंड फॉर्म है, ये लोकेशन है, बताइए कौन सा सही है। गॉर्जेस एंड रेविंसर, ठीक है, बुंदेलखंड रीजन, एंड दुआर, वेस्टर्न हिमालय। ठीक, चलिए आइए बात करते हैं। पहली बात तो अब ये देखिएगा कि मिनांडर्स जो होते हैं, जैसे कोई जब भी कोई रिवर्स होती है, जब किसी प्लेन वहाँ पर पहुँचती है, रीजन में पहुँचती है, तो ये क्या करती है कि जो भी हमारा वहाँ पे ढाल होती है ना, जो ढलाव होता है, उसी को ये क्या फॉलो करती है, तो जिधर ढाल मिलेगा उधर बहती चली जाती है। ठीक, ये कुछ ऐसा बिल्कुल स्नैक लाइक स्ट्रक्चर बनाती जाती है। ठीक, ये जो बन रहा है ना ये रीजन, यही रीजन मियांडर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? मियांडर कहलाते हैं। ठीक है, तो अब ये बात है, शिवालिक में पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे ऐसी चीज़ें बनती नहीं हैं, ये प्लेन रीजन में बनती हैं, फिर ध्यान रखना। ठीक, ये गलत है। सेकेंड है गॉर्जेस एंड रेविंसेस, गर्त और रमिन्स। ठीक है, गर्त क्या होते हैं कि जो हमारे गॉर्जेस होते हैं इनको नैरो वैली बनाते हैं बिटवीन हिल्स एंड द माउंटेन्स। ठीक, हिल्स एंड माउंटेन्स के बीच में ये क्या बनाते हैं, वैली बनाती जाती हैं। और आपको पता है कि बुंदेलखंड जो रीजन है हमारा, एमपी का बुंदेलखंड जो रीजन है, ठीक, वहाँ पे एमपी और यूपी का बुंदेलखंड रीजन, वहाँ पे यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी रिवर पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं चंबल। क्या बोलते हैं? चंबल। ठीक है, चंबल रिवर जो है वो अपने गॉर्जेस के लिए क्या है, फेमस है। ठीक, तो गॉर्जेस और रेवेंस का यहाँ पे बुंदेलखंड एरिया में बिल्कुल देखने को मिलता है। एग्जाम्पल एंड द्वार, जैसे कोट द्वार, हरिद्वार और ऐसे बहुत सारे ऐसे द्वार हैं उत्तराखंड में, रीजन में है। तो उत्तराखंड आपको पता है कि वेस्टर्न हिमालय का पार्ट नहीं है, ईस्टर्न हिमालयन का पार्ट है। ठीक है, ठीक, ईस्ट साइड में, ईस्ट और साउथ ईस्ट साइड में ये हमारे पाए जाते हैं ये रीजन द्वार के उत्तराखंड में।
तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सी होंगे। ठीक है, आइए तो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और सो थैंक यू ऑल, और होप कि आप सबकी प्रिपरेशन वेल एंड गुड चल रही होगी, तो बहुत अच्छी बात है, करते रहिए। और 10 अक्टूबर को पीटी है ना, 10 अक्टूबर राइट। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस मेगा डे, है ना, हमारे लिए तो मेगा डे ही है राइट। चलो, थैंक यू सो मच।